नमस्ते भाई, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बेहतरीन से वीडियो में। और जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है और काफ़ी सारी रिसर्च के लगी है इस वीडियो के पीछे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि भाई मैं आप सभी के लिए इस प्रकार की वीडियो तैयार कर रहा हूं जिसमें मैं रेलवे एनटीपीसी के जो साथी हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी के आपको एग्जाम देना हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम आपको देना हो, उसमें आपका जीके जीएस एक बड़ा फैक्टर आपका होता है। एनटीपीसी में का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आपका मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है और 40 नंबर का आपका जीके जीएस पूछा जाता है सीबीटी 1 में और 50 नंबर का आपका सीबीटी 2 में जीके जीएस पूछा जाता है। अब सबसे बड़ी समस्या आपकी जो आती है वो आती है आपकी जीके जीएस में, क्योंकि मैथ के भैया गिने चुने टॉपिक हैं, उनको कर लेंगे, वहां से सवाल बन जाएगा, कॉन्सेप्ट को कवर कर लेंगे, पीवाईक्यू को सॉल्व कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका रीजनिंग में होता है। लेकिन जीके जीएस में आपके तमाम सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, इसके अलावा आपका साइंस में फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, करंट अफेयर्स को भी देखना है, स्ट्रेटजी को भी देखना है। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने होते हैं और काफ़ी इतना बड़ा सिलेबस आपका हो जाता है कि उन सभी टॉपिक्स को आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो उसी के लिए मैं एक ऐसा वीडियो आपके लिए तैयार किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है जीके जीएस में और आप इतने टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं सब्जेक्ट वाइज उनको कर ले जाते हैं तो भैया यकीन मानिए, विश्वास रखिए, 40 नंबर में आप 32 से 33 क्वेश्चन तक आप आराम से बना ले जाएंगे। बशर्ते जितने टॉपिक मैं आपको बताऊं उतने आपको कंप्लीट करने हैं मेरे भाई। अब जितने टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं कुछ लोगों को तो वो भी बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा उनको लगेंगे जिनने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। और जो भाई ऐसे हैं जिन्होंने एक बार सिलेबस को देखा है, सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं क्या क्या यहाँ पर बता रहा हूँ और क्या क्या टॉपिक मैंने यहाँ पर छुड़वा दिया है। अगर आप मेरे जो टारगेट पे चलते हैं और में आप मुझसे जुड़े हुए होंगे तो मैं पूरा आपका सीक्वेंस बाय पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर काफी सारे टॉपिक्स मैंने आपको छोड़ दिए हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का लास्ट ईयर का पेपर हो, चाहे जो अभी आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 2024 में, उन सभी एग्जाम्स का एनालिसिस करने के बाद जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बने हुए हैं वे सारे टॉपिक्स आपके सामने होने वाले। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि पूरे सभी सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं। हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी में आपका, कंप्यूटर में आपका, पॉलिटी में आपका, स्ट्रेटजी में आपका, करंट अफेयर्स की सभी टॉपिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं और सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूं, उनको ध्यान से सुनना है, नोट भी करना है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए होने वाले हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बता दूं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं सभी सब्जेक्ट के, उनको कवर कैसे करना है, कहां से करना है, कौन सी किताबों को फॉलो करना है, कौन से नोट्स को आपको फॉलो करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट है, आपको रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम देना है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आपको देना है, तो बहुत ज्यादा फायदा आपको इस वीडियो से होने वाला है। और वीडियो पर पहली बार आए, चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको यहां पर मिलते रहते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे भाई ऐसे हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी का या किसी भी एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक पर आपको अभी एक बेहतरीन सेल निकली हुई है जिसमें आपको काफी कम प्राइस में आपको 1 ईयर का पास प्रो मिल जाएगा। पास प्रो क्या होता है? तो एक पास प्रो आपका होता है जिसमें अभी आपके सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल जाते हैं। और जब आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं तो सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, टेस्ट सीरीज आपको लगानी होती है। तो यहां पर जाके आप 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर सकते हैं। यहां पर आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल मॉक टेस्ट, आपको सब कुछ यहां पर मिल जाता है। और मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उसको आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपकी रैंक कितनी बन रही है, आपकी क्या गलतियां हो रही हैं। तो सारी चीजें बहुत जरूरी है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और अभी इनका ऑफर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं, काफी कम प्राइस में आपको 1 ईयर का पास प्रो मिल रहा है। जाके आप लिंक पर चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर जाके आप इनका 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड आप यूज करिएगा शक्ति नाम से, SHAKTI, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा मेरी तरफ से। तो जाइए और 1 ईयर का पास प्रो परचेस करिए। अब आते हैं हम लोग वीडियो पर। तो मेरे भाई देख सकते हैं आप, साइंस की बात कर लेते हैं पहले।
सभी टॉपिक्स की हम लोग बात करने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस से, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट मेरे भाई जो रेलवे के एग्जाम से आपका पूछा जाता है। और आप कोई सा भी एग्जाम्स उठा के देख लीजिए, चाहे एसएससी को उठा के देख लीजिए या दूसरे टीचिंग एग्जाम उठाइए या कोई भी आप एग्जाम उठा सकते हैं, सभी एग्जाम्स में आपका साइंस पूछा जाता है। लेकिन मुश्किल से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक आपके पूछ जाते हैं। लेकिन रेलवे के एग्जाम्स में आपका साइंस का बहुत ज़्यादा वेटेज आपका होता है। रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो वहाँ पर तो 25 नंबर का आपका साइंस आता है। और एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पर भी आपके कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन आपके साइंस के पूछे जाने हैं। अब बात करते हैं साइंस के कौन कौन से टॉपिक आपके लिए होने वाले हैं। पहले बात करते हैं फिजिक्स की, सभी बारी बारी देखेंगे। फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो पहले फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो भी भाई ऐसे हैं जो फिजिक्स को जिन्होंने कंप्लीट किया है तो उनको पता है कि पूरा सिलेबस कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ गिने चुने टॉपिक बता रहा हूं जहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके होने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन आपके भर भर के पूछे जाते हैं। अगर साइंस का फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो इन्हीं टॉपिक से आपका आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है आपका फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मापन और मात्रक। दूसरा है आपका गति के नियम। उसके बाद ये आपका दाब यानी कि प्रेशर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं बोल आपको बराबर दोनों लैंग्वेज में रहा हूँ, इससे आपको लिखने, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए, क्योंकि आप जो भी स्ट्रेटजी का वीडियो देखते हैं तो पेन और कॉपी आप लेकर ही बैठिएगा, तो तभी उसका आपको फायदा होने वाला है। तो दाब हो गया, प्रेशर हो गया, उसके बाद आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, वही आपका वेव यानी कि जो तरंग है। इसमें 2 प्रकार की आपको तरंग देखनी है। अब अनुप्रस्थ भी होती है, अनुस्पर्श भी होती है। इसमें आपको ध्वनि तरंग इंपॉर्टेंट है और प्रकाश तरंग भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्वनि और प्रकाश तरंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लाइट, प्रकाश। अब प्रकाश एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश के अंदर आपको जो उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, कहाँ पर आपके प्रतिबिंब रखें, कितनी आकृति कहाँ रखें कि कितने प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, ये सारे टॉपिक आपको लाइट के में पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको ह्यूमन आइज भी पढ़नी है, मानव के नेत्र भी आपको इस टॉपिक के अंतर्गत आपको देखना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत, और अगला है आपका चुंबक। तो इतने जो टॉपिक हैं, अगर मेरे भाई आप इन टॉपिक्स को कर ले जाते हैं फिजिक्स में, तो इनसे बाहर आपका फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, जो भी फिजिक्स के आपके पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपका आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। इसके बाद बात करें और भी टॉपिक्स आपको देखने हैं फिजिक्स में, वो है आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जो भी आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, चाहे वो लेंस के हों, चाहे वो दर्पण के हों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के हों, चाहे वो आवर्धन के हों, चाहे वो आपके चुंबकत्व के हों, चाहे वो प्रेशर के हों, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण के हों, वे सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको रट लेने हैं। और इसके लिए अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको एक नोट्स बना के दे दूंगा, 2 से 4 पेज में सारे फार्मूले लिख के दे दूंगा। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ डाल दूंगा, तो वहां से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको देखने हैं और रट लेने हैं। आपसे 100% 1 से 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपका डायरेक्ट फार्मूला आप यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हो सकता है फार्मूला ही पूछ दे, या हो सकता है कोई छोटा सा छुटकू सा आपको क्वेश्चन पूछ दे जो कि आपका बिल्कुल फार्मूला पर आपका आधारित होगा। तो फार्मूला आपको याद करने सारे, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो लॉ है, जो भी इंपॉर्टेंट नियम है, वो भी आपको थोड़े देख लेनी है। तो इतने चैप्टर आपके हैं फिजिक्स में। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे। और 2 से 3 जो क्वेश्चन आपके आने हैं वो कौन कौन से चैप्टर से आपके पूछ जाएंगे, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके लिए होने वाला है केमिस्ट्री में, वो है आपका अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अगला है आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु संरचना। परमाणु क्रमांक एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक आपका नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु संरचना। इसके अलावा जो अगला चैप्टर है इंपॉर्टेंट है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, इसमें जो तत्वों का आवर्ती फलन किसके होता है, परमाणु क्रमांक के होता है, या परमाणु भार के होता है, परमाणु द्रव्यमान के होता है, या आपकी संयोजकता के होता है। तो आवर्त सारणी आपको अच्छे से देखनी है। आपको आधुनिक आवर्त सारणी भी देखनी है, आपको मेंडलीव की भी देखनी है, आपको मोजले की भी देखनी है। जो भी आपकी आवर्त सारणी वो आपको देखनी है यहाँ पर। और आवर्त सारणी के बाद अगला जो चैप्टर है वो है आपका धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपको कार्बन। कार्बन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो संरचना होती है वो चतुष्फलीय आपकी होती है। तो कार्बन आपका एक इंपॉर्टेंट अवयव है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए होने वाला है। और जो भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं वो भी आपको पढ़ना, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो वो भी आपको पढ़ने हैं।
ठीक है, कार्बन और कार्बनिक यौगिक। इसके बाद बात करें तो गैसीय नियम, गैसीय नियम आपको पढ़ने हैं। 3 प्रकार के गैसीय नियम होते हैं, छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट के टॉपिक होते हैं मेरे भाई। चार्ल्स का गैसीय नियम हो गया, वायल का हो गया और गैलुसे के हो गया, तो ये गैसीय नियम आपको हो जाएंगे। इसके बाद ईंधन, ईंधन भी आपको पढ़ना है। ईंधन जो फ्यूल आपका होता है, कहाँ पर कौन सा ईंधन पाया जाता है, ठीक है, तो ईंधन आपके पढ़ना है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन। इतने टॉपिक अगर आप केमिस्ट्री पढ़ ले जाते हैं, केमिस्ट्री के जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। आप अगर पुराने मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे से जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर मैंने पूरा आपको डिटेल में सिलेबस बताया था आज से 2 से 3 महीने पहले। तब समय अलग था, अब समय अलग है। अब उतना समय नहीं है कि जितने टॉपिक मैंने आपको उस समय बताए थे वो सारे आप पढ़ पाएँ। तो जितने टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, इनको कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अब छोटे मोटे टॉपिक मत समझिएगा, अम्ल क्षार लवण एक टॉपिक हो गया, परमाणु क्रमांक एक हो गया, संरचना एक हो गया, तो बहुत कम सिलेबस, बहुत कम टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वही आपको मैं यहाँ पर आपके लिए बता रहा हूँ। इतने अगर आप कर लेंगे तो केमिस्ट्री में आपका घंटा धार होने वाला है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी की बात करें, बहुत बड़ा सिलेबस है मेरे भाई, बहुत बड़ा, लेकिन वही चीज़ है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात करें तो पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला वो है आपका डिसीज, यानी कि रोग, ठीक है। रोग आपको पढ़ना है, जैसे आपका बैक्टीरिया से रोग हो गए, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हो गए, प्रोटोजोआ से होने वाले हो गए, विषाणु से होने वाले, वायरस से होने वाले जो भी आपके हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। कवक से होने वाले रोग हो गए, तो रोग एक आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उन रोगों के उपचार भी आपको देखने हैं, ठीक है। रोग तो हो गए, लेकिन रोगों के उपचार भी आपको पढ़ने हैं, इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आप इनको सारा मटेरियल आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। रोग आपको पढ़ लेने हैं। रोग के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कोशिका, यानी कि सेल। कोशिका सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। मृत कोशिका की खोज कब की थी, किसने की थी, कब हुई थी, और जीवित कोशिका की खोज कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है आपका आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, ठीक है। जो मेंडल का आनुवंशिकता का नियम है, उन्होंने अपना प्रयोग कहाँ पर किया था, कौन से पौधे पर किया था, तो आप सभी को इस चीज़ को ध्यान से देखना है। आनुवंशिकी, जेनेटिक्स हो गया। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो आपका न्यूट्रिशन, पोषण। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो आपका मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। सारे ह्यूमन सिस्टम आपको देखने हैं, सारे सभी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र हो जाएगा, पाचन तंत्र हो जाएगा, श्वसन तंत्र हो जाएगा, कंकाल तंत्र हो जाएगा, इसके बाद प्रजनन तंत्र हो जाएगा, ठीक है। इस सारे तंत्र आपको देखने हैं, चाहे आपका अंतःस्रावी तंत्र हो जाएगा, इस सारी चीज़ें आपको देखनी है, यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मानव के तंत्र हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके बाद किंगडम यानी कि आपका वर्गीकरण, यानी कि जगत आपको पढ़ना है, जो आपका जंतु जगत हो गया और पादप जगत हो गया। दोनों जगत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जंतु जगत, पादप जगत। बस इतने टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए और आपका साइंस में और बायोलॉजी में आपको इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बायोलॉजी की मैंने आपको जितने चैप्टर बताए आप देख सकते हैं, रोग हो गया, सेल हो गया, आनुवंशिकी हो गया, पोषण हो गया, मानव तंत्र, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। सारे आपको ह्यूमन सिस्टम आपको पढ़ने हैं। इसके बाद किंगडम, आपका पादप जगत और जंतु जगत, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं, साइंस आपका हो गया। अब बात करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री आपका एक बहुत बड़ा आपका एक सब्जेक्ट है मेरे भाई। इसमें आपको एंशिएंट भी देखना होता है, मेडाइवल भी देखना होता है, मॉडर्न भी देखना होता है। इतना बड़ा आपका ब्रॉड सिलेबस है मेरे भाई कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और जो भी भाई ऐसे हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो उनको पता होगा कि आपका कितना बड़ा सिलेबस है। और जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ उनमें बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके ना के बराबर बनते हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने हैं। तो बात करते हैं हिस्ट्री में। पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाला है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद अगला है आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी आपको वैदिक नदियों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, कि जो नदियाँ हैं उनके क्या नाम थे, तो नदियों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको अगला जो इंपॉर्टेंट है वो आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो तीर्थंकर थे वो भी आपको देखने हैं। बौद्ध धर्म हो गया। इसके अलावा जो अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मौर्य काल। मौर्य काल एक बहुत बड़ा आपका साम्राज्य है, लेकिन मौर्य काल में आपको जो साम्राज्य देखना है वो है आपका मगध। मौर्य काल के अंतर्गत आप कुछ भी मत पढ़िए, लेकिन मौर्य काल के अंतर्गत आपको मगध साम्राज्य को पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। मौर्य काल के अंतर्गत अगर आप मगध को पढ़ते हैं इनफ है आपका। इसके अलावा शुंग वंश और कनिष्क वंश। कनिष्क वंश के अंतर्गत आपको कुषाण को इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना है।
इसके बाद गुप्त वंश भी पढ़ लेना है और चोल वंश भी आपको पढ़ लेना है। तो जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन उतने सिलेबस में मैं आपको इतने टॉपिक कवर कर लेने हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको ये टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, ये सिलेबस भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, तो मेरे भाई फिर आपको कोई भी इलाज नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको बहुत कम टॉपिक्स में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए सब कुछ लिख रखे हैं और बहुत ही फायदेमंद आपके लिए होने वाले हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता आपके लिए हो गया, वैदिक सभ्यता हो गया, वैदिक में नदियों के बारे में, बौद्ध धर्म, मौर्य काल में मगध, शुंग वंश, कनिष्क वंश, कुषाण और गुप्त वंश और चोल वंश, इतने आपको पढ़ देने। जी आपका हो गया एंशिएंट हिस्ट्री का। अब बात करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मिडाइवल के मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। मिडाइवल स्टार्ट आपका होता है अरबों और तुर्कों के आक्रमण से। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सल्तनत काल। अब सल्तनत काल एक बहुत बड़ा आपका टॉपिक्स हो जाता है। इसमें आपको जो गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया, ये 5 वंश आपके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको पांचों के बारे में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं है। इनका क्रम आप पढ़ लीजिए, पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, इनकी डेट आप याद रख लीजिए, मतलब जो इनका जो सन है वो आप याद कर लीजिए। बस इतने से ज़्यादा आपको सल्तनत काल के बारे में आपको ध्यान नहीं रखना है। सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड है वो याद रख लेना है। सल्तनत काल के जो वंश है वो याद रख लेने हैं। सल्तनत काल के जो वंशों का शासन काल है, कब से कब तक रहे, वो आपको याद रख लेने हैं बस, ठीक है। इसके बाद सल्तनत काल के बारे में आपकी सल्तनत काल की जो भी इमारतें हैं उनको आपको इंपॉर्टेंट देखना है। जो भी इमारतें हैं सल्तनत काल की वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसके बाद बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल भी आपके लिए पढ़ना आपको काफ़ी बड़ा चैप्टर आपके लिए हो जाता है। मुगल काल में जितने भी आपके शासक हैं सभी को आपको इग्नोर करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना आपको कवर करना है, ठीक है। मुगल काल की जो भी स्थापत्य कलाएं थी, जो भी चित्र कलाएं थी, वो आपको कंप्लीट करनी है, इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। जो भी स्थापत्य कलाएं हो गई, जो भी चित्रकलाएं हो गई किसी भी वंश की, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम की दृष्टि से। इसके साथ साथ मुगल काल के जो इंपॉर्टेंट बादशाह थे, इंपॉर्टेंट शासक थे, जिसमें अकबर हो गया और शेरशाह हो गया, इन दोनों शासकों को आपको इंपॉर्टेंट रखना है, इनको दोनों को आपको पढ़ना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से होने वाले हैं। तो मुगल काल में बस आपको इतना पढ़ना है। सल्तनत हो गया, मुगल हो गया। इसके बाद बात करें मिडाइवल के अंतर्गत, उसमें आपको एक साम्राज्य और आता है, वो आपका विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य आपका आता है। इसमें आपके एक शासक थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक शासक है कृष्णदेव राय, इनको आपको ध्यान से देख लेना है एक बार, ठीक है। कृष्णदेव राय इंपॉर्टेंट है, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आपके आते हैं। इसी के क्रम में आपको मराठा साम्राज्य, मराठा साम्राज्य की जितनी भी संधियां आपकी, मराठाज की जो जितनी भी संधियां हैं वो आपको कंप्लीट कर लेनी है, आपको देख लेनी है, आपको पढ़ लेनी है, आपको याद कर लेनी है मराठा साम्राज्य की सभी संधियों को। तो इतना आपका हो गया मिडाइवल का। हिस्ट्री में हमने एंशिएंट बताया, मिडाइवल बताया। अब बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, कि आधुनिक भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से। बात करें जो पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका गवर्नर जनरल। जितने भी गवर्नर जनरल आपके थे, चाहे वो पहला गवर्नर जनरल है, सभी आपको याद नहीं रखने हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो गवर्नर जनरल आपको याद रखने हैं। गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था आपको याद रखना है। आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन था वो आपको याद रखना है। प्रथम वायसराय आपका कौन था वो आपको याद रखना है, ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुई तब आपका गवर्नर जनरल कौन था वो आपको याद रखना है। जब बंगाल का विभाजन हुआ तब गवर्नर जनरल कौन था वो आपको याद रखना है। जब आपका कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना हुई तब गवर्नर जनरल कौन था वो आपको याद रखना है। जब मुस्लिम लीग का मुस्लिम लीग का गठन हुआ तब गवर्नर जनरल कौन था वो आपको याद रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस के, चाहे वो सूरत अधिवेशन हो गया, आपका बंगाल अधिवेशन हो गया, आपका त्रिपुरी अधिवेशन हो गया, ठीक है, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल या जो भारत का वायसराय था वो कौन था, ये सारे जो गवर्नर जनरल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे तो तमाम गवर्नर जनरल, लेकिन जो मैंने आपको बताए वो आपको देख लेने हैं। वायसराय आज़ादी के समय, 1857 के समय, कांग्रेस के समय, और जितने भी चार्टर एक्ट हैं, 4 चार्टर एक्ट आपके आए थे, उन जो चार्टर एक्ट आपके आते थे उस समय गवर्नर जनरल कौन थे वो आपको याद रखने हैं। जितने भी चार्टर एक्ट हैं उनकी डेट आपको याद रखनी है, और जो प्रथम चार्टर एक्ट है उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था वो आपको याद रखना है। दूसरा चार्टर एक्ट आया उस समय गवर्नर जनरल कौन था वो आपको याद रखना है। इसी प्रकार जितने भी चार्टर एक्ट हैं और जितने भी गवर्नर जनरल हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है मेरे भाई।
तो गवर्नर, पहला टॉपिक बता रहा हूँ मैं गवर्नर जनरल का। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका गांधी जी के आंदोलन। गांधी जी के जितने भी इम्पोर्टेंट आंदोलन हैं, गांधी जी ने तमाम आंदोलन किए, लेकिन वो आपको याद नहीं रखने हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपका जो खेड़ा आंदोलन हो गया, चंपारण आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अच्छी खासी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस का स्थापना कब हुई, कांग्रेस की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका अधिवेशन, जितने भी अधिवेशन इसके हुए इम्पोर्टेंट वो आपको याद रखने हैं। पहली बार राष्ट्रध्वज कहाँ लहराया गया था, पहली बार राष्ट्रगान कब हुआ था, इसके जो सुभाष चंद्र बोस हैं इसके अध्यक्ष कब बने थे। ये सारी चीज़ें आपको कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कांग्रेस का जो विभाजन है वो कब हुआ, नरम दल में गरम दल में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपका समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समाचार पत्र पत्रिकाएं आपको पढ़ लेनी है। और एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है आपका जितने भी किसान आंदोलन हुए या जितने भी आपके जनजातीय आंदोलन हुए उनका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इतने टॉपिक्स मैंने आपको बताए हिस्ट्री में, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। अब बात करते हैं अगला सब्जेक्ट आपके लिए होने वाला ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसका सिलेबस सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, सबसे ज़्यादा। इसमें आपको भैया आपको पूरे संसार का भूगोल भी देखना है, आपको इंडियन ज्योग्राफी भी देखनी है, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देखनी है। इतना बड़ा सिलेबस आपका है, क्वेश्चन आपके पूछ जाने हैं 4 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से। तो इतना बड़ा सिलेबस है, इसको बहुत कम सिलेबस के रूप में मैंने डिफाइन किया है। इतने टॉपिक्स जो आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाले हैं, उनको कंप्लीट कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के यहीं से पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट चैप्टर की। पहला है आपका सोलर सिस्टम, सौर आपका सिस्टम। पहला आपका सोलर सिस्टम, पहला इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा दूसरा है समुद्री धाराएं। जितनी भी समुद्री धाराएं हैं, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ठीक है, आपकी कहाँ से निकलती है, लेब्राडोर की जलधारा हो गई, किनारी की धारा हो गई, ये सारी समुद्री धाराएं आपको यहाँ पर देखनी है। चक्रवात आपको पढ़ने हैं, चक्रवात, फलाने देश में चक्रवात को क्या कहा जाता है, इस, ठीक है। अगला चैप्टर आपका चक्रवात हो गया। एक चैप्टर में आपको बता रहा हूँ, पहला सोलर सिस्टम हो गया, समुद्री धारा हो गई, अगला आपका चक्रवात हो गया। अगला है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की जो भी आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की कितनी परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, ठीक है, ऊपर कौन सी परत है, नीचे फिर मध्य में कौन सी है, नीचे कौन सी परत है, और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट आपको पाया जाता है, ऊपरी परत में क्रस्ट में कौन सा पाया जाता है, सियाल, नीफे, इस प्रकार के आप सभी जानते हैं, सीमा, ठीक है। तो इस प्रकार के पाए जाते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद भूकंप के बारे में आपको पढ़ना है। चट्टानें इंपोर्टेंट हैं, जितने भी चट्टानें हैं, चाहे वो आग्नेय चट्टानें हो गई, अवसादी चट्टानें हो गई, रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें हो गई, ये चट्टानें आपको पढ़ लेनी है भैया ध्यान से, ठीक है। ज्वालामुखी आपको पढ़ लेने हैं, ज्वालामुखी इंपोर्टेंट है, चट्टानें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें पर्वत और पठार। पर्वत और पठार भी आपके इंपॉर्टेंट है, खासतौर से जो आपका जो पठार होते हैं, पठारों में कौन से आपके खनिज पाए जाते हैं, कहाँ पर कौन सा खनिज इंपॉर्टेंट आपका होता है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में कौन सा खनिज आपका है। इसके बाद बात करें नदियां और झीलें। जो भी भारतीय की, इंडियन की बात कर रहे हैं, जो भी आपकी भारतीय झीलें हैं, भारतीय नदियां हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी है, एकमात्र तैरता हुआ आपका जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख लेनी है मेरे भाई। तो नदियाँ और झीलें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है। इसके अलावा अगला जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी चोटियाँ, जो भी आपकी पीक्स हैं, जो भी आपकी चोटियाँ हैं, हाईएस्ट पीक कौन सी है, भारत की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, विश्व की कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। खास तौर से जो हिमालय की चोटियाँ हैं उनको तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर ही लेना है, ठीक है। हिमालय के अंतर्गत जितनी भी चोटियाँ इंपॉर्टेंट वो आपको कवर करनी है। इसके बाद बात करें अगला जो चैप्टर है वो आपका मृदा यानी कि सॉइल, और इसके बाद अगला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है वो है आपका खनिज यानी कि मिनरल्स। तो इतने चैप्टर आपको मैंने ज्योग्राफी के अंतर्गत बताए, इनको नोट कर लेना है, इनको याद कर लेना है। और जो भी सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, जो भी टॉपिक्स में आपको बता रहा हूँ, इनकी PDF बना के मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। बात करते हैं अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था। पॉलिटी के भी मैं आपको बता दूं जो 4 से 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के पूछे जाने वाले हैं। और बात करें
इसके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाले हैं वो आपका पहला है संविधान सभा, संविधान सभा, और दूसरा है संविधान के स्रोत, कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है वो आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो भी आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आपको पता करने हैं, वो आपको पढ़ने हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद नहीं हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी आपके मौलिक कर्तव्य हैं, कौन से आर्टिकल में आते हैं वो आपको पता होने चाहिए, कहाँ से कहाँ तक आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, DPSP है, वो आपको पता होना चाहिए, उनके आपके आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आपकी कौन से आर्टिकल में है, इलेक्शन कमीशन आपकी कौन से आर्टिकल हैं, PM के कौन से आर्टिकल हैं, पंचायती राज व्यवस्था कौन से आर्टिकल में है, ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको मैंने बताए हैं और ये आपके याद होने चाहिए। ठीक है भाई। अब बात करते हैं अगला जो पॉलिटी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका अनुसूचियाँ, जो कि आपकी 8 अनुसूचियाँ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो आपका कैग, जो आपका महानियंत्रक लेखा होता है, जो आपका कैग है उसके बारे में आपको पढ़ना है। और अगला है संविधान संशोधन, जो भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन आपके हुए, समय समय पर आपके संविधान में संशोधन होते हैं, तो जो भी संविधान में संशोधन आपके हुए महत्वपूर्ण वो आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं। तो पॉलिटी के इतने टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, बस कितने छोटा सा सिलेबस मैंने आपको बताया। एक आपका संविधान सभा हो गया, संविधान के स्रोत हो गए, आर्टिकल हो गए इंपोर्टेंट, अनुसूचियाँ हो गई, कैग के बारे में और संविधान के संशोधन, इतना आपके लिए इनफ है। जो भाई इतना भी ना कर पाए भाई उसके लिए अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसके लिए वैकेंसी ही नहीं बनी है, उसके लिए एग्ज़ाम को ही वो छोड़ दे, एग्ज़ाम को ही ना दे तो बेहतर होगा। ठीक है। बाकी जो पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं उनका तो भाई बात ही अलग है, उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनका तो भाई लाजवाब है। ठीक है। बस इतने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला, जो आपका टर्निंग पॉइंट आपके एग्जाम में होने वाला है, वो है आपका स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके का सिलेबस भी आपका काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा सिलेबस आपको बड़ा लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, कोई भी चैप्टर आप ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं जो आपके लिए जहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है वो मैंने लिख रखे हैं, आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपकी पार्क। जितने भी आपके नेशनल, एक चैप्टर है अपना इतना सा, अब आपको लिखने के लिए मैंने ऐसा लिख रखा है, बाकी इतना सा एक चैप्टर आपका है पार्क। इसका जो नोट्स है, जो नोट्स है वो भी मैं आपको देने वाला हूं और दिया भी है। जो भी स्टैटिक जीके का नोट है मेरे भाई वो आप पढ़ लेना। मेरा नोट्स है, सेल्फ आपका हैंड रिटन नोट्स है, उसको आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पर डाल रखा है, उसको आप डाउनलोड करिए। उसमें आपको ये सारे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं जो मैंने लिख रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप 1 से 2 बार उसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपको किसी भी किताब की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जो नोट्स मैंने आपको दिया है, आप उस नोट्स से आप इतने टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बात करें पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपके पार्क है, नेशनल पार्क आपके हो गए। दूसरा है आपका अभ्यारण्य, जो भी आपके वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपको यहाँ पर पढ़ लेने, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद जो मंदिर और घराने, टेम्पल और एंड हाउसेस। इसके बाद जो अगला है वो आपका त्यौहार, जो भी आपके फेस्टिवल हैं। ठीक है। फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फेस्टिवल को हल्के मत लेना। अगला है आपका फोक डांस एंड क्लासिकल डांस, आपके लोक नृत्य हो गए। अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका रामसर साइट, जो भी आपके रामसर साइट है। और टाइगर रिजर्व आपका हो गया, टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका संगठन, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आपके होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसरो हो गया या काफ़ी सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद बात करें जो भी इंपॉर्टेंट आपके दिवस हैं, इंपॉर्टेंट डेज आपको पढ़ लेने हैं। और पुस्तक और लेखक, जो भी पुस्तकें हैं और लेखक इंपॉर्टेंट है वो आपको देखनी है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो आपका जनगणना, सेंसस हो गया। और अगला है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, ये इतने टॉपिक्स आपके लिए स्टैटिक जीके के लिए आपके रामबाण होने वाले हैं। इतने आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाइयों। अब बात करते हैं अगला जो इम्पोर्टेंट आपके लिए अगला जो सब्जेक्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स
एक भी सब्जेक्ट को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है, चाहे उस सब्जेक्ट से आपका एक क्वेश्चन आता हो, 2 क्वेश्चन आता हो, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के सामने हैं। मेहनत की गई है, रात के 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, एनर्जी नहीं है आप, लेकिन बराबर है भाई, आप लोगों को कुछ करने के लिए जुनून है और आप लोगों के लिए मेहनत करने में मज़ा भी आता है। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, ना पैसे मांगता हूँ, ना कुछ मांगता हूँ भाई, आपसे सिर्फ इतना मांगता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। और आप लोग शेयर तो करेंगे नहीं, क्योंकि इतना अच्छा मटेरियल आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। एक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको लिए दे दिया है। आप शेयर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप समझे कि भैया कंपटीशन बढ़ने वाला है। कंपटीशन बढ़ेगा वो बात अलग है, शेयर करना है कर दीजिए, नहीं करना नहीं करिए, लेकिन सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है भाई। बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमिक्स जो कि आपका अर्थव्यवस्था आपकी हो, इसके जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए होने वाले हैं वो है आपका नेशनल इनकम। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय के बारे में आपको जानकारी ले लेनी है। इसके बाद आपका जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान जो आपके हैं वो आपको पढ़नी है। उसके बाद नीति आयोग, नीति आयोग आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट आयोग है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है कमेंट करके बताइएगा जरूर कमेंट में। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है और वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट बॉक्स आपके आंसर का जवाब मांग रहा है भाई, ठीक है। तो नीति आयोग के बारे में आपको पढ़ लेना है। अगला है आपका बेरोजगारी। बेरोजगारी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। इसके बाद अगला है रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक आपको पढ़ना है। इसके बाद मुद्रास्फीति, जो आपका इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति आपको देख लेनी है, ठीक है। जब आपका मुद्रा का लेन देन कम हो जाता है, बाजार में मंदी आ जाती है, बाजार में बढ़ोतरी आ जाती है, उस समय किस प्रकार का हालचाल रहता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो भी आपके इंडेक्स होते हैं, जो भी आपके इंडेक्स हैं, चाहे वो आपका जितने भी आपके इंडेक्स आते हैं वर्तमान समय में, करंट अफेयर्स में भी आपको इंडेक्स पढ़ने को मिलेंगे। वो सारे इंडेक्स आपको दिख लेने हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, भुखमरी का इंडेक्स हो गया, बेरोजगारी का इंडेक्स हो गया, इस प्रकार के इंडेक्स आपको मिलेंगे। और आपकी जितने भी कमेटी हैं, जितने भी आपके संगठन हैं इकोनॉमी से संबंधित, वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, वो आपको देख लेने हैं। और औद्योगिक नीति, जो आपकी नई भारतीय औद्योगिक नीति है, वो भी आपको पढ़नी है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतने चैप्टर आपके लिए इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय, 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, बेरोजगारी, रिजर्व बैंक, मुद्रास्फीति इंडेक्स, संगठन और आपकी नई भारतीय औद्योगिक नीति, इतने चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो हमने काफ़ी सब्जेक्ट की बात कर ली। अब एक सब्जेक्ट आपका और बचा है और वो है आपका कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। जब इतना बड़ा हमने पूरा वीडियो हो चुका है, जो लास्ट तक वीडियो देख रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया उनको आप कंप्लीट करिएगा, वो बता दूंगा अभी लास्ट में कहाँ से कैसे करेंगे। करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स मेरे भाई आप लोग पूछते हैं भैया करंट अफेयर्स कितने महीने का किया जाए, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका 1 ईयर का आपका एक मैगजीन आती है स्पीडी करके, आप उसको देख सकते हैं, वहां से आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको या फिर आप कहीं से पढ़ते हैं तो आप 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जितने भी आपकी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो भी नियुक्तियां आपकी हो, जो भी आपके अपॉइंटमेंट होते आपके वर्तमान समय में, वो आपको यहाँ पर देख लेने हैं। इसके बाद जो भी स्पोर्ट हैं, जो भी आपकी गेम है, अभी आपका वर्ल्ड कप भी हुआ था, अभी आपका IPL भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है स्पोर्ट के अंतर्गत। और जो भी आपके गेम्स होते हैं वो सारे गेम्स आपको यहाँ पर देख लेने। क्रिकेट अलावा नहीं, क्रिकेट के अलावा बहुत सारे गेम्स आपके होते हैं, ओलंपिक गेम्स आपके होते हैं, और भी आपके गेम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स से संबंधित देख लेनी है। जितने भी आपके पुरस्कार हैं, अवार्ड हैं, वो आपको पढ़ लेने हैं। सरकारी नीतियाँ, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आपकी लास्ट 1 ईयर में चली हुई हैं, वो आपको देख लेनी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, चाहे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो सारी नीतियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और वो आपको पढ़नी है। और जितने भी सैन्य अभ्यास आपके हुए हैं, भारतीय सैन्य अभ्यास जितने भी आपके हुए हैं, किस देश से आपका कौन कौन से देश से मिलकर हमने सैन्य अभ्यास किया है और कहाँ पर किया है और सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। और जो भी इंडेक्स आपके आते हैं, जो अभी इंडेक्स जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो भी इंडेक्स आपके आते हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़ लेने हैं। तो करंट अफेयर्स की बात कर ली, 6 से 8 महीने करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। एक मैगजीन आती है स्पीडी करके, या आप दूसरी पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं, वहाँ से आप कंप्लीट करिएगा।
काम आपका हो जाएगा। अब बात करें तो कंप्यूटर के बारे में, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए या टेलीग्राम पर पूरा जो आपका जो सिलेबस जितना लिख रखा है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के भी आपकी दो क्वेश्चन तक आपके पहुंच जाते हैं। इसमें आपको जो भी बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपकी हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर क्या होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर में आपके हार्डवेयर होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, जितने भी आपकी कीज होती हैं, जो भी आपकी शॉर्टकट की है, आपकी कॉपी पेस्ट वाली कौन सी की होती है, आपकी सिलेक्ट वाली की कौन सी होती है, कॉपी वाली की कौन सी होती है, तो जितनी भी शॉर्टकट की है वो आपको याद करनी है। इसके अलावा जो भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह हैं उनको आपको पढ़ना है बस। कंप्यूटर में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। शॉर्टकट की आपको पढ़ लेनी है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, MS वर्ड क्या होता है, MS एक्सेल क्या होता है, इतना आपको पढ़ना है। कंप्यूटर में आपका इनफ है। तो मेरे भाई सब कुछ हमने बताया, सब कुछ के बारे में हमने बात की। हिस्ट्री में आपका मिडाइवल, मॉडर्न, एंशिएंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके अलावा आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर, आपका करंट अफेयर्स, इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स जीके। अब बात कर लेते हैं आपको इन जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया इनको आपको कवर कैसे करना है। अब सुनिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट का समय आपका और लूँगा। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उतना समय आपके पास नहीं है कि आप किसी के वीडियो देखें और कंप्लीट करें। वीडियो से कंप्लीट करने का समय चला गया है। अगर आप किसी भी किताबों को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप लूसेंट को फॉलो कर रहे हैं, आप करंट पब्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, या आप किसी दूसरी किताबों से अगर आप पढ़ रहे हैं, आप उन्हीं किताबों से पढ़ते रहिए। आप किसी भी दूसरी किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई। और अगर आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने खान सर के नोट्स आपके लिए दे रखे हैं। उन नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। उन नोट्स से आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स जीके के लिए तो मैंने खास तौर से नोट दे रखा है, उससे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है भाइयों। और जो भी आपका डाउट है आप उसको भी पूछ सकते हैं। और बात करते हैं, आपको वीडियो अब बिल्कुल भी नहीं देखना है। जीके जीएस के खास तौर से आपको पढ़ना है। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं, आपके पास किताबें हैं, बस आपको उन्हीं को फॉलो करना है, भटकना नहीं है। और जितने भी स्ट्रेटजीज की वीडियो होती हैं, ज़्यादा आपको स्ट्रेटजी की वीडियो भी आपको नहीं देखनी है। आपको टॉपिक्स पता चल गए हैं। आप इन टॉपिक्स को गूगल से कंप्लीट कर सकते हैं, यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं, कोई भी PDF से देख सकते हैं, कोई भी वीडियो कोई भी आप नोट से देख सकते हैं, कोई भी किताबों से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है भाई। और कोई अगर आपका डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको किताबें, नोट्स वगैरह मिलती रहती हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मॉक टेस्ट को जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि उसको आप परचेस कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसका आपका बहुत शानदार ऑफर अभी आपका चल रहा है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत आपको लोगों के लिए की जा रही है। अभी आपके लिए खड़े खड़े इतने देर से वीडियो बना रहा हूँ, रात के लगभग 2 बज चुके हैं। और अभी इसको एडिट करूँगा, डालूंगा सुबह तक, तो काफ़ी मेहनत लगती है मेरे भाई। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरे भाई। और एक और चीज़, एक थोड़ा सा मोटिवेशन, ये भर्ती नहीं है, आपके लिए युद्ध होना चाहिए। ये भर्ती आपके लिए युद्ध होना चाहिए और इस युद्ध को आपको जीतना है। ठीक है, ये कोई भर्ती नहीं है, ये आपके जीवन का युद्ध है और इस युद्ध को आपको जीतना ही जीतना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।